हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्पाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत कीमत एवं उत्पत्ति के निर्धारण की चर्चा की थी। विद्यार्थियों, वास्तविक जगत में हम यह महसूस करते हैं कि बहुत सारे बाजार तथा उद्योग अल्पाधिकारी होते हैं, यानी वास्तव में अल्पाधिकार की स्थिति, ओलिगोपोली की स्थिति बाजार में देखने को मिलती है। तो अल्पाधिकार बाजार का अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है। विद्यार्थियों, अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती हैं। हालांकि थोड़ी सी यानी कुछ फर्में होती हैं, और हम ये जनरली मान के चलते हैं कि जब फर्मों की संख्या 2 से अधिक तथा 10 से कम होती है तो वह अल्पाधिकार की स्थिति होती है। और अल्पाधिकार को कंपटीशन अमंग द फ्यू यानी कुछ के बीच में प्रतियोगिता के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, द्वयाधिकार ड्यूओपॉली अल्पाधिकार का सरलतम रूप होता है, जिसमें 2 विक्रेता या 2 उत्पादक होते हैं। और अल्पाधिकार में सामान्यतः 2 से अधिक और 10 से कम जनरली हम उत्पादकों की या विक्रेताओं की संख्या लेते हैं। हम अल्पाधिकार की जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें अल्पाधिकार के 2 रूपों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला है शुद्ध अल्पाधिकार, जिसे हम प्योर ओलिगोपोली कहते हैं, और इसके अंतर्गत विक्रेताओं के पदार्थ समान होते हैं, समरूप होते हैं। जो शुद्ध एकाधिकार है उसकी स्थिति हम कंपनीज के द्वारा निर्मित पेयजल की जो बोतलबंद जो जल है उनमें हम देख सकते हैं, जैसे बिसलरी है, किनले है, रेल नीर है, वो उनमें समान पदार्थ या समान वस्तु होती है, वस्तु समरूप होती है। या हम इस्पात उद्योग में भी देख सकते हैं शुद्ध अल्पाधिकार की स्थिति। और जो विभेदीकृत अल्पाधिकार है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है, उसमें वस्तु में विभेद होता है, विभिन्न उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तु में अंतर होता है। हालांकि ये वस्तुएं एक दूसरे की निकट स्थानापन्न होती हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। जैसे हम कार उद्योग में देख सकते हैं विभेदीकृत अल्पाधिकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। मशीनरीज में भी हमें विभेदीकृत अल्पाधिकार की स्थिति देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, यदि हम अल्पाधिकार की विशेषताओं की चर्चा करें तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, और ऐसी स्थिति में एक विक्रेता की जो पूर्ति है, वस्तु की जो पूर्ति है, वह बाजार पूर्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा होती है। इसलिए एक विक्रेता का बाजार पूर्ति और कीमत पर नियंत्रण होता है। दूसरी बात यह है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत जो विक्रेता हैं उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। क्योंकि अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही उत्पादक होते हैं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में परस्पर निर्भरता होती है। तो इसका कारण विद्यार्थियों
यह है कि जब उत्पादकों की संख्या या प्रतियोगी उत्पादकों की संख्या कम होती है तो एक फर्म के द्वारा लिए गए कीमत, उत्पादन, पदार्थ की किस्म इत्यादि के संबंध में लिए गए निर्णयों का प्रत्यक्ष प्रभाव दूसरे उत्पादकों पर पड़ता है और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप वे भी अपनी कीमतों में, उत्पादन में, पदार्थ की क्वालिटी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो इस परस्पर निर्भरता के कारण ही विद्यार्थियों एक अल्पाधिकारी फर्म के द्वारा कोई भी निर्णय लेते समय उसे यह ध्यान में रखना होता है कि उसके निर्णयों के प्रतिक्रिया स्वरूप उसके जो प्रतिद्वंदी उत्पादक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की होंगी। इसलिए एकाधिकार में और पूर्ण प्रतियोगिता में ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं, अनेक फर्म होती हैं और एक फर्म अपनी उत्पत्ति के बारे में दूसरे फर्म से स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। एकाधिकारी में एक ही उत्पादक होता है और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी बहुत सारी फर्में होने के कारण जो एक फर्म का निर्णय है वह भी बहुत कुछ स्वतंत्र होता है, लेकिन अल्पाधिकारों के अंतर्गत फर्मों के निर्णय एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, उनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है। विद्यार्थियों, इसके अलावा अल्पाधिकार के अंतर्गत विक्रय लागतों और विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि विद्यार्थियों अल्पाधिकारी उत्पादकों में परस्पर निर्भरता होती है। इसलिए फर्म बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए या वर्तमान हिस्से में कमी न होने देने के लिए आक्रामक और बचाव के लिए जो विज्ञापन हैं और बिक्री प्रोत्साहन के जो अन्य तरीके हैं उनको काफ़ी काम में लेती है। इसलिए फर्म को जो सेलिंग कॉस्ट हैं उन पर व्यय करना पड़ता है। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में समरूप वस्तुएं बेचती हैं, इसलिए वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती। एकाधिकार में भी इसकी ज़रूरत नहीं होती और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी हालांकि पदार्थ में या वस्तु में विभेदीकरण के कारण विज्ञापन का स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु अल्पाधिकार के अंतर्गत जितना विज्ञापन का और विक्रय लागतों का महत्व होता है उतना एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी नहीं होता है। तो अल्पाधिकारी उद्योग में एक फर्म को विज्ञापन लागत, पदार्थ की क्वालिटी, कीमतों, उत्पादन मात्रा आदि में परिवर्तन करके प्रतियोगिता करनी होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों अल्पाधिकार में समूह व्यवहार का महत्व होता है, ग्रुप बिहेवियर महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब यह है कि बाजार के अन्य रूपों में प्रायः वैयक्तिक व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर देखने को मिलता है और इसमें लाभ अधिकतम करने पर जोर दिया जाता है बाजार के अन्य रूपों में, लेकिन जो अल्पाधिकार है उसमें विभिन्न फर्मों के समूह व्यवहार का महत्व होता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत विद्यार्थियों व्यक्तिगत व्यवहार की बजाय समूह व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि क्या समूह के विभिन्न सदस्य या विभिन्न फर्म परस्पर सहयोग करते हैं अथवा अपने व्यक्तिगत हितों की प्राप्तियों के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न फर्मों के समूह व्यवहार का अल्पाधिकार में असर पड़ता है।
फर्में आपस में समझौता कर सकती हैं, समझौते को निभा सकती हैं और उसे तोड़ भी सकती हैं, या वे आपस में निरंतर परस्पर संघर्ष कर सकती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, अल्पाधिकार के अंतर्गत जो फर्म है उसका जो मांग वक्र है वह अनिश्चित होता है, क्योंकि अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रतियोगी फर्मों के व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक फर्म के लिए मांग वक्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक फर्म का जो मांग वक्र है वह अनिश्चित होता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि मांग वक्र यह बताता है कि विभिन्न कीमतों पर फर्म अपनी वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए जो मांग वक्र होता है वह निश्चित होता है, क्षैतिज होता है, और एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत भी मांग वक्र निश्चित होता है। लेकिन जो अल्पाधिकार है उसके अंतर्गत मांग वक्र निश्चित नहीं होता, क्योंकि एक फर्म के द्वारा कीमत में परिवर्तन करने की स्थिति में उसके जो प्रतिद्वंदी विक्रेता हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। एक फर्म के द्वारा कीमत में परिवर्तन करने पर वो कीमत में परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे या कितना करेंगे, इसलिए उसको हम निश्चय पूर्वक नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। इसलिए एक फर्म के लिए निश्चित मांग वक्र नहीं होता। फर्म के लिए निश्चित मांग वक्र विद्यार्थियों तभी बनाया जा सकता है जबकि हमें यह निश्चित रूप से पता हो कि फर्म के द्वारा कीमत में परिवर्तन करने पर उसके प्रतिद्वंदी विक्रेता कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे या वो किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, ये पता हो तभी एक फर्म के लिए निश्चित मांग वक्र बनाया जा सकता है। इसलिए अल्पाधिकार में चूंकि यह निश्चित नहीं होता, इसलिए एक फर्म का मांग वक्र अनिश्चित होता है। विद्यार्थियों, अल्पाधिकार की इन विशेषताओं को देखने के बाद हमें अब ये देखना है कि अल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। यानी अब प्रश्न यह है कि अल्पाधिकार में कीमत व उत्पादन के निर्धारण का विश्लेषण अर्थशास्त्री किस प्रकार करते हैं। विद्यार्थियों, अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों में परस्पर निर्भरता होती है तथा प्रतिद्वंदियों का व्यवहार अनिश्चित होता है, इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारण का कोई निश्चित समाधान या कोई सरल समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते। और अल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पत्ति निर्धारण का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मॉडल्स का विकास किया है। और विद्यार्थियों, ये जो मॉडल हैं अल्पाधिकारी समूह के व्यवहार तथा फर्म के द्वारा कीमत परिवर्तन के कारण प्रतिद्वंदी विक्रेताओं की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में ली गई मान्यताओं पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत जो प्रतिद्वंदी विक्रेता हैं वह है आपस में मिलजुल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का निर्णय कर सकते हैं या आपस में वह निरंतर संघर्ष कर सकते हैं, आपस में कोई लिखित समझौता कर सकते हैं या कोई अनौपचारिक उनमें समझौता हो सकता है। तो इन बातों के बारे में जो हम मान्यता लेकर चलते हैं उसी के आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकार में कीमत और उत्पत्ति निर्धारण के मॉडल बनाए हैं। चूँकि एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना रहता है, लेकिन अल्पाधिकार में
फर्म के उद्देश्य के बारे में भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना ही होगा। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकार के अंतर्गत लाभ अधिकतम करने की मान्यता को भी चुनौती दी है। जैसा कि बोमोल कहते हैं कि अल्पाधिकारी स्थितियों में फर्म के द्वारा बिक्री को अधिकतम करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। तो विद्यार्थियों, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पादन निर्धारण का कोई निश्चित समाधान नहीं मिलता है। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकारी समूह के व्यवहार के बारे में और उनके उद्देश्यों के संबंध में, जो वो उद्देश्य अल्पाधिकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बारे में मान्यताएं निर्धारित करके और प्रतियोगी फर्मों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके संबंध में मान्यताएं निर्धारित करके बहुत से मॉडल्स का निर्माण किया है। और इन मॉडल्स में अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पत्ति निर्धारण के जो मॉडल्स हैं उनमें कुछ ये प्रमुख मॉडल हैं। कूर्नो, बर्ट्रैंड तथा एजवर्थ के द्वारा प्रतिपादित प्रतिष्ठित अल्पाधिकारी मॉडल, कीमत नेतृत्व प्राइस लीडरशिप मॉडल, कपट संधाई कोलिजिव अल्पाधिकारी मॉडल, जिसमें जो अल्पाधिकारी फर्म हैं वह आपस में औपचारिक समझौते के माध्यम से एक कार्टेल का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से कीमत और उत्पत्ति मात्रा का निर्धारण किया जाता है। और प्राइस लीडरशिप के अंतर्गत में उनके मध्य जो समझौता होता है वह अनौपचारिक होता है, लिखित समझौता नहीं होता है। यानी अल्पाधिकारियों में औपचारिक समझौते की स्थिति में कीमत उत्पादन का निर्धारण हम कोलिजिव ओलिगोपोली के अंतर्गत करते हैं, कपट संधाई एक अल्पाधिकार के अंतर्गत करते हैं। और जब अल्पाधिकारियों में अनौपचारिक समझौता होता है जिसमें वे बिना आमने सामने विचार विमर्श किए आपस में समझौता कर लेते हैं कि वे कीमत और उत्पादन के संबंध में नीतियों का पालन करेंगे, तो वहाँ पर हम अनौपचारिक जो समझौता होता है उसमें हम कीमत नेतृत्व मॉडल के माध्यम से अल्पाधिकार में कीमत उत्पत्ति निर्धारण का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा खेल सिद्धांत का प्रयोग भी अल्पाधिकार में कीमत उत्पत्ति निर्धारण के लिए किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही लोकप्रिय मॉडल अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पत्ति निर्धारण का है, वह है विकुंचित मांग वक्र यानी किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल, विकुंचन मांग अल्पाधिकारी मॉडल, जिसको कि पाल एम स्वीजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पत्ति निर्धारण के मॉडल्स हैं जिनका हम उच्च स्तरीय अध्ययन में विश्लेषण और अध्ययन करते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा पाल एम स्वीजी मॉडल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह मॉडल बहुत ही लोकप्रिय है और इस मॉडल को आप ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। आप इसमें देखिए, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन मात्रा दिखाई हुई है, ओ वाई अक्ष पर प्राइस और कॉस्ट कीमत और लागत, और यहाँ पर आगम भी है दिखाए गए हैं ओ वाई अक्ष पर। ये जो पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड मॉडल है, इसमें विद्यार्थियों मेन बात यह है, मुख्य बात, कि पारस्परिक निर्भरता के कारण कीमत युद्ध से बचने के लिए फर्म के लिए प्रायः कीमत अनम्यता की पॉलिसी उचित होती है। यानी यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी की हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर जो फर्म के लिए जो डिमांड कर्व है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है डिमांड कर्व डी ये डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व पर, मांग वक्र पर
के पॉइंट पर किंक्ट है, विकुंचन है। इसमें आप देखिए डी के भाग मांग वक्र का अधिक लोचदार भाग है और के डी भाग मांग वक्र का कम लोचदार भाग है मांग वक्र का। यहाँ पर विकुंचन उत्पन्न होने का कारण यह है कि यह मान्यता ली गई है कि यदि फर्म अपनी कीमत को बढ़ाती है तो प्रतिद्वंदी विक्रेता हैं वह कीमत को नहीं बढ़ाते हैं और फर्म के द्वारा कीमत बढ़ाए जाने पर उसका जो मांग है उसकी घट जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी के जो मांग वक्र का जो भाग है वह लोचदार भाग है मांग वक्र का, और जो ये के डी ये नीचे वाला पार्ट है ये कम लोचदार भाग है मांग वक्र का। और यदि फर्म कीमत में कमी करती है तो अन्य फर्में भी अपनी कीमतों में कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर के बिंदु पर मांग वक्र में मोड़ आ जाता है, किंक आ जाता है, और इस मांग वक्र के अनुरूप जो कि ए आर वक्र भी है, हमने एम आर वक्र बनाया हुआ है। और एम आर वक्र यहाँ आप देखिए ये एम आर वक्र है और ये नीचे एम आर वक्र है, और बीच में एम आर वक्र में डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूस है, यानी जो डी के पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट है उसके अनुरूप ये वाला भाग है, जो ये भाग है ये लोचदार मांग के अनुरूप एम आर है, और जो कम लोचदार मांग है उसके अनुरूप ये आर बिंदु के बाद एम आर कर्व है। तो एच और जो आर बिंदु हैं इनके बीच में मांग वक्र डिसकंटिन्यूस है। और यदि फर्म के लागत वक्र इस प्रकार के हैं कि वह एच और आर पॉइंट के बीच में होकर ही गुजर रहे हैं तो फर्म की जो कीमत है वह के बिंदु पर यानी ओपी कीमत ही फर्म के लिए रहेगी, निर्धारित करेगी फर्म ओपी कीमत, और ओ एम मात्रा निर्धारित करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्म अपनी कीमत और उत्पत्ति मात्रा में परिवर्तन करने के बजाय इस के बिंदु पर निर्धारित कीमत को ही रिजिड रखती है, अनम्य रखती है। तो विद्यार्थियों ये पाल एंड स्वीजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल है अल्पाधिकार के लिए, और यहाँ पर कीमत अनम्यता की प्राइस रिजिडिटी की चर्चा की गई है, जिसको कि फर्म प्रायः कीमत युद्ध से बचने के लिए अल्पाधिकार में काम में लेती हैं। तो विद्यार्थियों ये अल्पाधिकार बाजार की स्थिति है जो प्रायः देखने में आती है, और अल्पाधिकार के अंतर्गत भी जो फर्म हैं उनको अल्पकाल में सामान्य लाभ, हानि या असामान्य लाभ हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में प्रायः अल्पाधिकारी फर्म को सामान्य से अधिक लाभ होते हैं। और प्रायः अल्पाधिकार में जो फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन कठिन होता है, हो सकता है कुछ विक्रेताओं का कच्चे माल पर नियंत्रण हो या उद्योग में भारी विनियोग की आवश्यकता हो, तो इसलिए फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन प्रायः कठिन होते हैं और दीर्घकाल में अल्पाधिकारियों को सामान्य से अधिक लाभ मिलते रहते हैं। तो विद्यार्थियों ये अल्पाधिकार की बाजार स्थिति है जिसकी हमने अभी चर्चा की है, और मैं समझती हूँ आपको अल्पाधिकार की जो बाजार स्थिति है वह समझ में आ गई होगी। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में अल्पाधिकार बाजार का एक महत्वपूर्ण रूप है, ढांचा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं जिसमें फर्मों की संख्या थोड़ी ही होती है और प्रत्येक फर्म उत्पत्ति का बहुत बड़ा भाग, मार्केट की जो पूर्ति है उसका बड़ा भाग सप्लाई करती है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।